हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आपके इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बहुत डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे, ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है ये आपके पृथ्वी के आंतरिक संरचना वाला भाग है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अगर पृथ्वी पर खड़े हैं तो उसके नीचे भी क्या होती है, कुछ ना कुछ लेयर पाई जाती है। जो हमारा पृथ्वी का आंतरिक भाग है वह 3 लेयर से मिलकर बना है, आपके क्रस्ट, मेंटल और आपके कोर। फिर हम लोग कोर को भी क्या करते हैं, 2 भागों में बांटते हैं, आपका आउटर कोर और इनर कोर, ठीक है। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं अपने पृथ्वी के आंतरिक संरचना में, उसका एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं कि कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है और क्या चीजें हमारे लिए जरूरी है। तो ये आपको पिक्चर दिख रहा है, ये जो हमने पिक्चर बनाया है यह आपके पृथ्वी के आंतरिक संरचना का भाग है। सबसे हमारा ऊपर वाला लेयर कौन सा होता है, क्रस्ट होता है। फिर क्रस्ट के नीचे वाला जो हमारा लेयर होता है वो आपका मेंटल होता है। फिर सबसे लास्ट में जो हमारा लेयर होता है उसे हम लोग कोर कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वह 3 लेयर से मिलकर बना है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब इसी को हमें क्या करना है, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। तो देखिए, अब हम लोग लिखते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग देंगे, हेडिंग क्या देना है, टॉपिक टू बी कवर, टॉपिक टू बी कवर्ड, यानी हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं इस आपके पृथ्वी के आंतरिक संरचना वाले भाग में। तो देखिए, जो आपका फर्स्ट टॉपिक होगा वो तो हम लोग क्या क्या जानेंगे, आपके पृथ्वी के आंतरिक संरचना के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि आपका इंट्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। देखिए, पहला हमारा बात किस पे होने वाला है, आपके इंट्रोडक्शन पे होने वाला है, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, ठीक है। और जो हमारा सेकंड बात होने वाला है वह बहुत ज्यादा जरूरी है उसे जानना, कि जो हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तो आखिर यह जरूरी क्यों है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हमारा सेकंड टॉपिक क्या होने वाला है उसे नोट करेंगे, पृथ्वी के आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना का अध्ययन जरूरी क्यों है, ठीक है। यानी जो हमारा सेकंड टॉपिक होने वाला है वह क्या होगा, कि आपकी पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन जरूरी क्यों है। हमने आपके जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है। तो उसी तरह हमारा एक यहाँ पर भी टॉपिक होने वाला है कि आखिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन हमारे लिए जरूरी क्यों है। फिर जो हमारा थर्ड टॉपिक आने वाला है वह क्या आएगा, देखिए, अब जो पृथ्वी की आंतरिक भाग की गहराई है वो बहुत ज्यादा गहरा है, लगभग 6371 किलोमीटर नीचे तक है। तो पृथ्वी की इतनी गहराई में अभी तक तो कोई गया नहीं है और अभी तक कोई जाने की, मतलब किसी के जाने की संभावना भी नहीं बनी है। तो पृथ्वी के इतने गहरे भाग की हमें जानकारी कैसे मिलता है, तो वह कैसे मिलता है, आपके अलग अलग स्रोतों से मिलता है, यानी हमारे कुछ सोर्स होते हैं, उससे पता चलता है हमारे पृथ्वी के आंतरिक भाग के गहराई के बारे में। तो यहाँ पे लिखेगा, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अध्ययन के स्रोत, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के आंतरिक संरचना के अध्ययन के स्रोत, अध्ययन के अध्ययन के स्रोत, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक है जो कि हमें अपने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में पढ़ना है, और इसे आप लोग अच्छे से ध्यान में, दिमाग में बैठा लीजिए कि जो हमारा टॉपिक होने वाला है
कौन कौन सा टॉपिक होने वाला है। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे अपने पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में, फिर हम लोग पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन जरूरी की है, फिर क्या जानने वाले हैं, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अध्ययन के स्रोत क्या है। तो जब हम लोग स्रोत की बात करते हैं, जब हम लोग स्रोत की बात करते हैं तो यह भी आपके दो तरह का स्रोत होता है। एक हमारा डायरेक्ट सोर्स होता है और दूसरा हमारा इनडायरेक्ट सोर्स होता है। ठीक है, एक हमारा होता है आपका डायरेक्ट सोर्स, ठीक है, और हमारा दूसरा क्या हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट सोर्स। ठीक है, तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अध्ययन के कितने स्रोत हैं, दो है। एक आपका डायरेक्ट सोर्स है, दूसरा हमारा इनडायरेक्ट सोर्स है। अब आपके डायरेक्ट सोर्स में क्या आएगा, इनडायरेक्ट सोर्स में क्या आएगा, जब हम इस टॉपिक पे आएंगे तो आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताएंगे। तो जो हमारा पहला टॉपिक है पृथ्वी के आंतरिक संरचना का, जो हमारा इंट्रोडक्शन है, उससे हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पे लिखिए इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के थोड़ा सा मतलब के बारे में जानना है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कौन कौन सी लेयर पाई जाती है, उसकी क्या विशेषता है, वो सारी बातें हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है, अब थोड़ा सा हम लोग इसे क्या करेंगे ना, पिक्चर के मेथड से, यानी पिक्चर के माध्यम से क्या करेंगे, समझेंगे अपने पृथ्वी के आंतरिक संरचना वाले भाग को। तो अगर हम आपको पिक्चर बनाना चाहें और मूवी दिखाना चाहें तो वही हम काम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इसको मैं ग्रीन कलर से लूंगी। अब हम लोग क्या बना रहे हैं, तो अपने पृथ्वी के आंतरिक संरचना वाला भाग बना रहे हैं। ये हो गया हमारे पृथ्वी का आंतरिक संरचना वाला भाग। ठीक है, तो देखिए सबसे ऊपर हमारा क्या आता है, क्रस्ट आता है, बीच में हमारा क्या आता है, मेंटल आता है, और सबसे नीचे हमारा क्या आता है, कोर आता है। तो इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, इससे हम लोग बोलते हैं क्रस्ट। इसे क्या बोलते हैं आपका, क्रस्ट। ये जो हमारे पृथ्वी का सबसे ऊपर वाला भाग है उससे हम लोग क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। और क्रस्ट के नीचे आपका क्या क्या पाया जाता है, मेंटल पाया जाता है, मेंटल। ठीक है, मेंटल के नीचे हमारा क्या पाया जाता है, आपका कोर पाया जाता है, कोर। तो ये हो गया आपके पृथ्वी के आंतरिक संरचना का ये जो स्ट्रक्चर होता है उससे हमने बताया। और यहाँ पे जो हमने आपको कुछ यहाँ से ऐसा कटोरी जैसा कुछ शेप बना दिया है, ये क्या है हमारा, तो यहाँ पे क्या है, आपका जल है। क्योंकि जो आपके क्रस्ट होते हैं ना, ये जो क्रस्ट है इसे हिंदी में भूप्रटी कहते हैं। तो ये जो आपका क्रस्ट है ये भी दो तरह का होता है, एक आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है, यहाँ पे लिख लीजिए, एक आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है, और ये जो हम आपको लिखवाए हैं ये क्या है, आपका ओशियोनिक क्रस्ट है। ओशियोनिक क्रस्ट है। तो क्रस्ट कितने तरह के होते हैं मैम, दो तरह के, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियोनिक क्रस्ट। अब हमें देखना है कि ये जो हमारा क्रस्ट है ये भी दो भागों में विभाजित रहता है, मतलब विभाजित होता है। इसके ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, अपर क्रस्ट बोलते हैं। इसके ऊपर वाले भाग को अपर क्रस्ट, ठीक है। और इसके नीचे वाले भाग को हम लोग क्या कहेंगे, लोअर क्रस्ट कहेंगे, लोअर क्रस्ट कहेंगे। थोड़ा सा आपको मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में, ठीक है। और ये जो हमारा मेंटल है यह भी दो भागों में विभाजित होता है। इसके ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, अपर मेंटल बोलते हैं। इसके ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, मेरे साथ बोलिए, अपर मेंटल बोलेंगे, अपर मेंटल। और इसके नीचे वाले भाग को हम लोग क्या कहेंगे, लोअर मेंटल।
इसको बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। फिर ये जो हमारा कोर है यह भी क्या होता है, आपके दो भागों में विभाजित होता है। एक ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, आउटर कोर कहते हैं। ऊपर वाले को आउटर कोर, आउटर कोर, ठीक है। और नीचे वाले को हम लोग क्या कहते हैं, इनर कोर बोलते हैं। इनर इनर कोर बोलते हैं। तो ये हो गया आपके पृथ्वी के आंतरिक संरचना का भाग। क्रस्ट को हमने दो भागों में बांटा, एक आपका अपर क्रस्ट हो गया, एक आपका लोअर क्रस्ट हो गया। फिर हमने मेंटल को भी दो भागों में बांटा, एक आपका अपर मेंटल हो गया, नीचे वाला आपका लोअर मेंटल हो गया। फिर कोर को भी उसी तरह से बांटेंगे, ऊपर वाला आउटर कोर, नीचे वाला इनर कोर। अब ये आपको बात क्लियर हो गया कि मैम जो हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाला भाग है वह आपके तीन लेयर से मिलकर बना है। पहला क्रस्ट, दूसरा मेंटल, तीसरा कोर होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब आप लोगों ने लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर का नाम सुना होगा, तो वो बातें क्या होती है अभी आपको यहाँ पे चर्चा हमें देखते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो आपका लिथोस्फीयर क्या होता है उसे देखते हैं। तो आपके क्रस्ट क्रस्ट और अपर मेंटल वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछेगा कि हमारे लिथोस्फीयर में कौन कौन सा भाग आता है, तो आपका क्रस्ट वाला पार्ट आ जाएगा, ये हमारा क्रस्ट वाला, और अपर मेंटल का कुछ भाग मिलाकर हम लोग उसे क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, लिथो स्फेयर। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, स्थल मंडल बोलते हैं। अब आपसे कोई पूछेगा कि हमारे लिथोस्फीयर में क्या क्या, या जो आपका लिथोस्फीयर है वो क्या क्या चीजों से मिलकर बना है, तो यह आपके क्रस्ट 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 प्लस हमारे अपर मेंटल से मिलकर बना है। अपर मेंटल, ठीक है। ये आपको बात समझ में आ रही है कि हमारा लिथोस्फीयर क्या होता है। लिथोस्फीयर, तो आपके क्रस्ट और अपर मेंटल वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। अब आते हैं हमारा एक और हमारा कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम क्या है, एस्थेनोस्फीयर। अब हमारा एस्थेनोस्फीयर क्या होता है उसे भी थोड़ा सा क्या करते हैं, अलग से इमेज पे समझते हैं। हमारा एस्थेनोस्फीयर क्या होता है, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा आपका ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इतना तो बातें समझ में आ रही ना कि लिथोस्फीयर क्या होता है, स्थैनोस्फीयर क्या होता है, क्रस्ट क्या होता है, मेंटल क्या होता है, कोर क्या होता है। अभी उनके बारे में आपको अच्छे से डिटेल में समझाएंगे। देखिए तो ये वाला हमारा पार्ट क्या हो जाएगा, आपका क्रस्ट हो जाएगा, और ये हमारा मेंटल, मेंटल को थोड़ा सा मैं ये हमारा क्या हो जाएगा, मेंटल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा मेंटल, और ये वाला क्या हो जाएगा, कोर हो जाएगा। तो हमारा अब आपका और हमारा डाउट क्या है कि मैम जो हमारा एस्थेनोस्फीयर होता है वह कहाँ पाया जाता है। तो पहले तो इसे लिख लीजिए, ये आपका, ओहो माय गॉड, ये आपका कौन सा पार्ट है, तो हमारा मेंटल वाला है, मेंटल वाला है। अब हमें समझना क्या है कि आपका एस्थेनोस्फीयर यानी दुर्बल मंडल कहाँ पाया जाता है। तो देखिए हमने आपको क्या बोलते हैं, आपके मेंटल को भी दो भागों में बांटा था। एक आपका था अपर मेंटल, एक आपका अपर मेंटल था, और एक हमारा लोअर मेंटल था, ठीक है, लोअर मेंटल था। तो हमने आपको लिथोस्फीयर बताया कि मैम हमारा लिथोस्फीयर किसको बनाकर बनता है, मतलब किसको मिलाकर बनता है। तो आपके क्रस्ट और अपर मेंटल वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। ये तो बात क्लियर हो गया ना कि हमारा लिथोस्फीयर क्या है। तो ये आपका क्रस्ट हो गया, यहाँ पे लिख लेना है क्रस्ट। क्रस्ट और अपर मेंटल का पार्ट हमारा लिथोस्फीयर कहलाता है। अब हमारी बारी आती है कि हमें अपने स्थैनोस्फीयर को समझना है। तो देखिए आपका जो स्थैनोस्फीयर होता है वह आपके अपर मेंटल तथा लोअर मेंटल के बीच का पार्ट होता है। हमने क्या कहा कि जो आपका स्थैनोस्फीयर होता है वह आपके अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच वाला रीजन होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका बोलते हैं स्थैनोस्फीयर। तो ये जो बीच वाला हमें रीजन दिख रहा है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ये आपका मेंटल वाला पार्ट मिट गया,
इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका स्थानोस्फेयर बोलते हैं। यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है, स्थानोस्फेयर, स्थानोस्फेयर। ये हो गया आपका स्थानोस्फेयर। तो आपका लिथोस्फेयर भी क्लियर हो गया और हमारा स्थानोस्फेयर भी क्या हो गया, क्लियर हो गया कि स्थानोस्फेयर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अब यही हमारा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का भाग, जिसको हमने बहुत अच्छे से और डिटेल में क्या कर लिया, कवर कर लिया। अब थोड़ा सा इनके बारे में कुछ कुछ जानते हैं कि जो हमारा क्रस्ट होता है वह किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है, और जो हमारा कोर होता है वह किन तत्वों से मिलकर बना होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि जो हमारा क्रस्ट वाला पार्ट है वह कितनी गहराई तक पाया जाता है, तो देखिए जो हमारा क्रस्ट वाला पार्ट है यह आपके यह आपके यह आपके 100 किलोमीटर तक पाया जाता है, यानी 100 किलोमीटर की गहराई तक हमारा क्रस्ट पाया जाता है। यहाँ से 0 किलोमीटर लिख सकते हैं आप। और हमारा फिर 2900 किलोमीटर तक क्या पाया जाता है, आपका मेंटल वाला पार्ट पाया जाता है 2900 किलोमीटर तक। फिर हमारा ये लास्ट में क्या आ जाता है, कोर वाला पार्ट आ जाता है। तो कोर वाला पार्ट 2900 किलोमीटर से लेके आपके 6371 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। ये हमने आपको बता दिया कि जो हमारी गहराई है वह किसकी कहाँ तक है। तो जो हमारा क्रस्ट है वह 0 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक पाया जाता है, और जो हमारा मेंटल है आपके 100 किलोमीटर से स्टार्ट होता है और 29 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। और जो हमारा कोर है, कोर आपकी 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक पाया जाता है। ये बातें आपको बहुत अच्छे से थोड़ा सा याद रखना है, और जरूरी भी है कि पृथ्वी की गहराई को याद रखें अच्छे से। तो ये तो आपको पिक्चर अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि सबसे ऊपर वाला भाग हमारा क्रस्ट कहलाता है, यानी भूपट्टी कहलाता है, जिसपे हम खड़े हैं। अब ये जो आपका भूपट्टी है यानी क्रस्ट है, ये अभी दो तरह का होता है। हम लोग अपने पृथ्वी सतह पर क्या देखते हैं कि कहीं पर क्या है, पहाड़ है, पर्वत है, तो कहीं पर क्या है, समुंदर है। तो जो जहाँ पर समुंदर पाया जाता है उसे हम लोग ओशियोनिक क्रस्ट बोलते हैं, और जहाँ पर पहाड़ पर्वत पाया जाता है उसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं। तो क्रस्ट दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, दूसरा ओशियोनिक क्रस्ट। फिर हमने कहा कि आपके क्रस्ट को दो भागों में बांटते हैं, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। मेंटल को भी दो भागों में बांटते हैं। इसको बांटने वाली रेखा कौन सी होती है वो भी आपको मैं डिटेल में अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके स्टेट पीसीएस वगैरह में। फिर आपके हमने कोर को दो भागों में बांटा, आउटर कोर, इनर कोर। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो आपका क्रस्ट है उसमें कौन कौन सी तत्व पाई जाती है। तो यहाँ पे लिखिएगा, अगर मैं कहाँ लिखना चाहूँ आपको, देखिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, कॉम्पोजिशन ऑफ क्रस्ट। यहाँ पे लिखिए कंपोजिशन ऑफ क्रस्ट, यानी जो हमारा क्रस्ट वाला भाग है वह किन किन तत्वों से मिलकर बना है, वही हमें इसमें देखना है। तो देखिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वह आपका कौन सा हो जाता है, देखिए तो हमने क्या कहा कि अब हमें क्या देखना है, आपके कॉम्पोजिशन ऑफ क्रस्ट, यानी हमारा जो क्रस्ट है वह किन किन तत्वों से मिलकर बना है उसे हमें क्या करना है, देखना है। थोड़ा सा आपका बीच में बैटरी डिस्चार्ज हो गया था, तो हम आपको बता रहे हैं कि जो हमारा क्रस्ट है,
क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वह आपका ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन के बाद हमारा सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद आपका एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद आपका आयरन। तो ऐसे क्या करना है कि सारे तत्वों का नाम हमें सीक्वेंस में लिखना है, ताकि आपके एग्जाम में जो सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका हम आंसर कर सके। ठीक है, फिर हमारा कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ठीक है, तो देखिए जो आपके पृथ्वी के क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है उसका नाम क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद हमारा क्या पाया जाता है? आपका सिलिकॉन। सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद हमारा क्या पाया जाता है? आपके सिलिकॉन के बाद पाया जाता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बाद हमारा क्या पाया जाता है? आपका पाया जाता है आयरन, यानी लोहा। आयरन। आयरन के बाद हमारा कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम। कैल्शियम के बाद हमारा सोडियम पाया जाता है। सोडियम। सोडियम के बाद हमारा कौन सा पाया जाता है तत्व? तो सोडियम के बाद हमारा पोटेशियम पाया जाता है। यहाँ पे लिखना है पोटेशियम। पोटेशियम। पोटेशियम के बाद जो हमारा लास्ट में जो तत्व पाया जाता है वह क्या हो जाता है? आपका मैग्नीशियम हो जाता है। तो यहाँ पे लिखना है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। देखते हैं कि 8 तत्व हुए कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 ये तत्व क्या होते हैं? हमारे पृथ्वी के क्रस्ट वाले भाग में क्या होते हैं? सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि हमारे अर्थ के क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वह आपका आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन होना चाहिए। फिर आपके ऑक्सीजन के बाद क्या पाया जाता है? सिलिकॉन पाया जाता है। सिलिकॉन के बाद आपका क्या पाया जाता है? एल्युमिनियम पाया जाता है। एल्युमिनियम के बाद आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ऐसे करके इसको सीक्वेंस में याद रखना है, आपसे सीक्वेंस में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कि आपके क्रस्ट वाले भाग में कौन कौन सा तत्व पाया जाता है। अब आते हैं हम लोग अपने कोर वाले भाग में। अब मेंटल को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, वो क्या होता है उसके बारे में अलग से हमारा मतलब कि सेपरेट होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका कोर होता है, कोर मुख्य रूप से किससे मिलकर बना होता है? तो कोर मुख्य रूप से लौह और निकेल से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए यहीं पर कि कोर मुख्य रूप से लौह और आपके निकेल से मिलकर बना होता है। निकेल, निकेल से मिलकर बना होता है। बना होता है। तो ये हमने देख लिया आपके क्रस्ट और कोर वाले भाग को। क्रस्ट में कौन कौन सी तत्व पाई जाती है उसका हमने नाम देख लिया, और आपके कोर को हमने देख लिया कि जो हमारा कोर होता है मुख्य रूप से आपके लौह और निकेल से क्या होता है? मिलकर बना होता है। तो ये सारी जो इंट्रोडक्शन में आपकी बातें थी वो हमारा होता है कंप्लीट। यानी हमने अपने इंट्रोडक्शन को ले लिया कि जो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वह 3 लेयर से मिलकर बनी है। पहला क्रस्ट, दूसरा मेंटल और हमारा फिर तीसरा कोर। कोर को 2 भागों में बांटा हमने, आउटर कोर, इनर कोर। ठीक है, अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है, सेकंड टॉपिक है वह क्या है कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन जरूरी क्यों है। यानी हम लोग कुछ भी काम करते हैं उसका क्या होता है? कुछ ना कुछ अपना गोल होता है। अब इतने सारे हमारे साइंटिस्ट कुछ ना कुछ इस पे पैसा खर्च, कुछ तो नहीं बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है कुछ रिसर्च करने में। तो जो ये रिसर्च कर रहे हैं, इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो आखिर इसका स्टडी करना जरूरी क्यों है उससे हमें देखना है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा अगला टॉपिक है उसे यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल लीजिए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन जरूरी क्यों है। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन जरूरी क्यों है।
ये होता है हमारा टॉपिक कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो देखिए अब थोड़ा सा हम इसके बारे में पहले आपको बता देते हैं, फिर आपको अच्छे से नोट्स बनवाएंगे, ठीक है। तो देखिए जो पहला इसका महत्वपूर्ण यानी सिग्निफिकेंस हो जाता है, जो पहला इसका सिग्निफिकेंस होता है, जो इसका पहला सिग्निफिकेंस होता है कि आखिर हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्यों करते हैं। तो देखिए हमारे पृथ्वी के सतह पर क्या होती है, बहुत सी भूभौतिकी घटनाएं होती है, जैसे आपका अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया। ये सारी घटनाएं आपके पृथ्वी के तो सतह पर होती है, लेकिन जो इनकी उत्पत्ति होती है यानी जो मेन रूट होता है वह कहाँ होता है, पृथ्वी सतह के अंदर। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, अपने पृथ्वी के सतह के आंतरिक संरचना का स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो प्राकृतिक आपदा जैसी समस्या है उससे क्या हो सकते हैं, थोड़ा सा निदान पा सकते हैं कि जो हमारा अर्थक्वेक आ रहा है वह किस कारण से आ रहा है, जो हमारा वोल्केनिक इरप्शन है, सुनामी है, इन सब का हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा ना थोड़ा सॉल्यूशन तो ढूंढ ही लेंगे, ठीक है। तो आपका पहला इंपॉर्टेंस क्या हो जाता है, उसे हम लोग लिखना है। उसे हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखिए कि पृथ्वी के सतह पर बहुत सी भूभौतिकी 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 घटनाएं घटित होती है। जैसे जैसे हम लोग क्या देखते हैं, जैसे जैसे हम लोग क्या देखते हैं, सभी ने देखा है, ऐसा तो कोई और मतलब रहस्यमय चीज नहीं है कि किसी ने देखा नहीं है। जैसे हम लोग देखें क्या, तो आपका अर्थक्वेक हो गया, अर्थ आपका अर्थक्वेक हो गया। अर्थक्वेक का अर्थक्वेक के बाद हमारा आ जाता है वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक वोल्केनिक इरप्शन यानी ज्वालामुखी उद्गार। वोल्केनिक इरप्शन के बाद हमारा क्या आता है, आपका सुनामी आता है, जो कि समुद्र के अंदर आता है। जब हमारा भूकंप क्या होता है, आपके समुद्र के अंदर आता है, उसी को क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सुनामी। सुनामी एक क्या है, आपका जापानीज वर्ड है, इसलिए ये जो यहाँ पे टी है वह साइलेंट होता है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि पृथ्वी के सतह पर बहुत सी भूभौतिकी क्या होती है, आपकी घटनाएं होती है। जैसे आपका अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, सुनामी हो गया, ठीक है, सुनामी। तो अब यहाँ पे लिखना है कि ये सारी ये सारी घटनाएं घटित होती है पृथ्वी सतह के ऊपर। लेकिन इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से, पृथ्वी सतह के ऊपर सतह के ऊपर लेकिन इनकी उत्पत्ति पृथ्वी सतह के अंदर से होती है। पृथ्वी सतह के अंदर से होती है, अंदर से होती है। अतः हम लोग क्या करते हैं, जब पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राकृतिक समस्याओं जो हमारी प्राकृतिक आपदा जैसी समस्या है, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, निदान पा सकते हैं, ठीक है। अतः हम लोग पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अध्ययन के माध्यम से प्राकृतिक आपदा जैसी समस्याओं का क्या पा सकते हैं, निदान पा सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए, अतः पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन से हम लोग प्राकृतिक आपदा जैसी समस्याओं का आपदा जैसी समस्याओं का क्या पा सकते हैं, निदान पा सकते हैं।
निदान पा सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा जरूरी क्यों हो जाता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन, जो कि हमने आपको बता दिया क्या कि मैम अगर हम लोग पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तो हमारे पृथ्वी के सतह के ऊपर बहुत सी भूभौतिकी घटनाएं होती है, जैसे आपका अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया। तो ये सारी घटनाएं तो होती है आपके अर्थ सरफेस के ऊपर, लेकिन अगर इनके ओरिजिन की बात करते हैं, उत्पत्ति की बात करते हैं, तो वह कहाँ से होता है? आपके पृथ्वी सतह के, यानी ये जो हमारा अर्थ क्रस्ट है इसके अंदर से होता है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, अपने पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, तो हम क्या पा सकते हैं? अपने प्राकृतिक आपदा जैसी समस्याओं का क्या पा सकते हैं? निदान पा सकते हैं। तो पहला इसका इम्पोर्टेंस तो ये हो गया। अब आते हैं हम लोग इसके दूसरे इम्पोर्टेंस पे कि आखिर हमारा दूसरा फायदा क्या है। तो देखिए दूसरा फायदा वो भी बहुत क्या है, जरूरी है जानना। तो ये आ जाता है हमारा दूसरा फायदा। देखिए जब हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तो इससे हमें क्या होता है ना कि पृथ्वी सतह के अंदर उपलब्ध खनिज संसाधनों का क्या होता है, पता चलता है। जैसे आपका जीवाश्म ईंधन हो गया, पेट्रोलियम, आपका कोयला, ये सारी जब हम लोग खनिजों का हमें पता चलता है तो उससे क्या हो सकता है कि हम लोग ऊर्जा जैसी समस्याओं से क्या पा सकते हैं? निदान पा सकते हैं। यानी हमने दूसरा आपको इम्पोर्टेंस क्या बताया कि पृथ्वी सतह के अंदर उपलब्ध खनिज संसाधनों का पता चलेगा, जैसे जीवाश्म ईंधन हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? तो प्राकृतिक ऊर्जा की समस्याओं से हम लोग क्या पा सकते हैं? निदान पा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपलब्ध खनिज संसाधनों का पता चलेगा। पृथ्वी के आंतरिक भाग में, आंतरिक भाग में उपलब्ध खनिज संसाधनों का, खनिज संसाधनों, खनिज संसाधनों जैसे आपका क्या हो गया? जीवाश्म ईंधन हो गया, जीवाश्म ईंधन, आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम आदि का पता लगाया जा सकता है। प्राकृतिक खनिज संसाधनों का पता लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है, जिससे ऊर्जा संकट जैसी समस्याओं का हम लोग क्या पा सकते हैं? निदान पा सकते हैं। ठीक है, जिससे ऊर्जा संकट जैसी, जिससे ऊर्जा संकट जैसी, ऊर्जा संकट किसे बोलेंगे? जब आपकी कोयला की कमी हो जाए, पेट्रोलियम की कमी हो जाए, नेचुरल गैस की कमी हो जाए, उसे क्या कहेंगे? ऊर्जा संकट। तो जिससे क्या होगा कि जिससे ऊर्जा संकट जैसी समस्याओं का, जैसी समस्याओं का, समस्याओं का निदान हो सकता है, निदान हो सकता, हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे दो इम्पोर्टेंस हो गए जो कि आपको जानना जरूरी होता है। आपसे अगर क्वेश्चन में भी पूछ दे, आपसे इंटरव्यू में भी पूछ दे कि हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन जरूरी क्यों है, तो आपको ये बताना होगा, जो कि हमने 2 पॉइंट्स आपको बताया। ये हमारा होता है क्लियर। अब आते हैं हम लोग अपने थर्ड टॉपिक पे। जो हमारा थर्ड टॉपिक है वह क्या है कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अध्ययन के स्रोत क्या है। तो यहाँ पे अब आपका टॉपिक क्या होना चाहिए? पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अध्ययन के स्रोत। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के, आंतरिक संरचना के अध्ययन के स्रोत, अध्ययन के स्रोत क्या क्या है? सोर्स, यानी सोर्स ऑफ स्टडी, यानी सोर्स ऑफ स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अध्ययन के क्या क्या स्रोत है?
तो स्रोत में हमने आपको बताया कि हमें दो तरह के स्रोत के बारे में देखना है, एक डायरेक्ट सोर्स होगा और एक क्या होगा हमारा इनडायरेक्ट सोर्स होगा। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आपके हेडिंग में क्या होगा, सोर्स। अगर हम लोग सोर्स की बात करते हैं तो सोर्स कितने तरह के हैं, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अध्ययन के स्रोत कितने हैं, तो दो तरह के, एक आपका प्रत्यक्ष स्रोत हो जाएगा और एक आपका अप्रत्यक्ष स्रोत हो जाएगा। एक आपका क्या होगा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं आपका डायरेक्ट सोर्स, डायरेक्ट सोर्स, डायरेक्ट सोर्स, और एक हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट सोर्स, इनडायरेक्ट सोर्स। ठीक है, तो देखिए अब हमें देखना है, अब डायरेक्ट सोर्स का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट सोर्स का मतलब क्या होता है, उसे थोड़ा सा देखना है। देखिए प्रत्यक्ष स्रोत का मतलब क्या होता है कि ऐसा स्रोत जो हम लोग देख सकते हैं और हमने देख के पता किया है, उससे हम लोग क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष स्रोत कहेंगे। और आपका इनडायरेक्ट सोर्स क्या होगा कि किसी न किसी अलग स्रोतों से हमें पता चला है कि हमारा पृथ्वी का आंतरिक भाग ऐसा होगा। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट सोर्स में क्या क्या चीजें आएंगी उसे थोड़ा सा आपको देखना है। तो डायरेक्ट सोर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका इसमें आएगा ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी कैसे, तो अभी आपको बता रहे। फिर जो हमारा दूसरा आएगा वह क्या आ जाएगा, आपका माइनिंग आ जाएगा, माइनिंग यानी इसको खनन बोलते हैं। और जो हमारा तीसरा आ रहा है वह क्या आएगा, ड्रिलिंग आएगा, आपका ड्रिलिंग आएगा। यानी हम लोग क्या करते हैं, समुंदर में क्या करते हैं, ड्रिल करते हैं, और ड्रिल करके क्या करते हैं, कहीं ना कहीं वहां से नेचुरल गैस और जो भी हमारे रिसोर्सेस होते हैं उसे निकालते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिलिंग बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे इनडायरेक्ट सोर्स में क्या आएगा, आपके इनडायरेक्ट सोर्स में क्या आएगा उसे देखना है। तो इनडायरेक्ट सोर्स में आपको दो चीजों को देखना है, एक हमारा उल्का पिंड हो जाएगा और दूसरा आपका सिस्मिक वेव हो जाएगा। यानी यहाँ पे लिख लीजिए मेटियोरॉइड यानी उल्का पिंड, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, सिस्मिक वेव हो जाएगा, सिस्मिक वेव हो जाएगा यानी भूकंपीय तरंग। तो ये हो गए आपके पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अध्ययन के स्रोत। आज हम लोग क्या करते हैं, इसे कवर कर लेते हैं, ज्वालामुखी, माइनिंग, ड्रिलिंग। और जो आपकी अगली क्लास होगी इसमें हम लोग मेटेरॉइड और आपके सिस्मिक वेव को देखेंगे और क्रस्ट वाले पार्ट को देखेंगे। तो देखिए अब ज्वालामुखी से हमें कैसे पता चलता है पृथ्वी के आंतरिक संरचना के भाग का। तो जब भी आपका वोल्केनिक इरप्शन होता है तो आप सबको पता होगा, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लीजिए ये हमारी क्या हो गई, आपकी अर्थ की सरफेस हो गई, अर्थ की सरफेस हो गई। तो आप सबको पता है कि जब भी हमारा वोल्केनिक इरप्शन होता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है तो क्या होता है कि हमारे पृथ्वी सतह के अंदर से क्या आता है, हमारा धधकता हुआ क्या आता है, मैग्मा आता है, मैग्मा आता है, लावा आता है। तो जब हमारे पृथ्वी सतह के अंदर से आपका धधकता हुआ क्या आता है, मैग्मा आता है और लावा आता है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि पृथ्वी के आंतरिक वाले भाग में क्या है, जो टेम्परेचर है वह क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। तभी तो क्या हो रहा है कि जो हमारे पृथ्वी सतह के अंदर की चट्टाने हैं वह पिघल जा रही हैं, और पिघल कर यानी मोल्टेन फॉर्म में है और पिघल कर ऊपर आ रही, उसी को हम लोग लावा और मैग्मा बोलते हैं। ठीक है, तो आपका जो पहला है वह क्या है, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। तो हमने आपको बताया कि कैसे आपके ज्वालामुखी से पता चलता है पृथ्वी के आंतरिक संरचना वाले भाग का। तो हमने कहा कि हमारे वोल्केनिक इरप्शन के दौरान क्या होता है, हमारे पृथ्वी सतह के अंदर से धधकता हुआ मैग्मा आता है जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो हमारे पृथ्वी के आंतरिक भाग का, जो हमारे पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो टेम्परेचर है वह क्या है, बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे इसको हम यहीं पर साइड करके लिख देते हैं ताकि आपको याद रहेगा। देखिए तो हमारा पहला क्या हो जाता है, आपका ज्वालामुखी हो जाता है, ज्वालामुखी हो जाता है। तो यहाँ पे लिखना है कि वोल्केनिक इरप्शन के दौरान यानी ज्वालामुखी उद्गार के दौरान, वोल्केनिक इरप्शन के दौरान पृथ्वी सतह के अंदर से, पृथ्वी
सतह के अंदर से, पृथ्वी सतह के अंदर से धधकता हुआ, धधकता हुआ मैग्मा या लावा बाहर आता है। बाहर, बाहर क्या होता है? आता है, ठीक है, बाहर आता है। इससे पता चलता है कि हमारे पृथ्वी सतह का जो, पृथ्वी सतह के अंदर का जो टेम्परेचर है या पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो टेम्परेचर है वह क्या है? बहुत ज्यादा अधिक है। इसके परिणाम स्वरूप या इससे पता चलता है कि, अतः इससे पता चलता है कि, इससे पता चलता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो टेम्परेचर है वह क्या है? बहुत ज्यादा अधिक है। पृथ्वी के आंतरिक भाग का, आंतरिक भाग का तापमान बहुत अधिक है। तापमान बहुत अधिक है। तो पहला हमारा ज्वालामुखी आपका खत्म होता है कि कैसे हमें ज्वालामुखी से पता चलता है हमारे पृथ्वी के आंतरिक संरचना वाले भाग का। तो हमने क्या कहा कि आपके वोल्केनिक इरप्शन के दौरान क्या होता है? आपके पृथ्वी सतह के अंदर से हमारा ऊपर मैग्मा आता है धधकता हुआ, जिससे क्या पता चलता है कि हमारे पृथ्वी सतह के जो अंदर का टेम्परेचर है वह क्या है? बहुत ज्यादा है। वही तो कारण है कि जैसे हमारे, जिससे हमारी चट्टानें पिघली हुई अवस्था में पाई जाती है और ऊपर की तरफ आती है, ठीक है। अब हमारा जो दूसरा कारण है वह क्या है? आपका माइनिंग है, यानी जो दूसरा सोर्स है वह क्या है? आपका माइनिंग है। माइनिंग, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? खनन। तो आपके खनन प्रक्रिया से क्या पता चलता है? तो यहाँ पे देखिए, जब हम लोग क्या करते हैं कि माइनिंग करते हैं, तो माइनिंग के दौरान हम लोग करते क्या है कि आपके पृथ्वी सतह के अंदर जाते हैं। तो माइनिंग के दौरान जब हम लोग आपके पृथ्वी सतह के अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के सतह से केंद्र की ओर जा रहे हैं, यानी ये क्या हो गया? मान लीजिए हमारा पृथ्वी का सतह हो गया। तो माइनिंग के दौरान क्या पता चलता है कि जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के सतह से केंद्र की ओर जाते हैं तो जो हमारा टेम्परेचर है, जो हमारा डेंसिटी है और जो हमारा प्रेशर है, तीनों चीजें क्या होती है? बढ़ती चली जाती है। तो वही बात आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। खनन के दौरान, खनन के दौरान जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के सतह से केंद्र की ओर जाते हैं, देखो यहाँ पे लिखो, खनन के दौरान हमें पता चलता है कि, पता चलता है कि जैसे जैसे हम लोग, जैसे जैसे हम लोग तो कौन? हम लोग पृथ्वी के सतह से केंद्र की ओर जाते हैं। हम लोग पृथ्वी के सतह से, पृथ्वी के सतह से केंद्र की ओर जाते हैं, केंद्र की ओर जाते हैं। तो आपका क्या क्या बढ़ता है? आपका तापमान बढ़ता है, आपका घनत्व बढ़ता है और आपका दाब बढ़ता है, ठीक है। तो आपका तापमान, तापमान, घनत्व तथा दाब, दाब, तीनों चीजें क्या होती है? आपकी बढ़ती चली जाती है। तीनों चीजें बढ़ती चली जाती है, चली जाती है, ठीक है। यानी हम लोग क्या देखते हैं कि आपके माइनिंग के दौरान यानी खनन के दौरान क्या होता है? हमें पता चलता है कि जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के अंदर वाले भाग में जाते हैं, गहराई वाले भाग में जाते हैं, आंतरिक भाग में जाते हैं, तो जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के सतह से केंद्र की ओर जाते हैं तो आपका तापमान, घनत्व तथा दाब तीनों क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। तो अब थोड़ा सा हमें तापमान को अलग से देखना है। घनत्व बढ़ता है तो कितना बढ़ता है, कितनी, किस गहराई पर, और थोड़ा सा हमें प्रेशर को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए,
जो आपका पहला है क्या है, आपका टेम्परेचर यानी तापमान, तापमान। तो हमें पता क्या चलता है, थोड़ा सा पहले हम आपको एक डेफिनेशन लिख दें, मतलब एक लैंग्वेज लिख दें, फिर आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। तो पृथ्वी के सतह से, पृथ्वी के सतह से जैसे जैसे केंद्र की ओर, केंद्र की ओर जाते हैं तो तापमान क्या होता है, तापमान बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, ठीक है, बढ़ता चला जाता है। अब कैसे, तो देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा क्या बनाते हैं, अपने अर्थ क्रस्ट का जो आंतरिक वाला भाग है उसे बनाएंगे। ये हमारा क्या हो गया, मान लीजिए आपका अर्थ क्रस्ट हो गया। तो हमने क्या कहा, ये हमारा कोर वाला पार्ट हो गया यानी केंद्र वाला भाग हो गया, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि आपके पृथ्वी के जैसे जैसे हम लोग सतह से केंद्र की ओर जाते हैं तो जो टेम्परेचर होता है वह क्या होता है, बढ़ता जाता है। जैसे अगर हम लोग क्या होता है कि आपके 32 मीटर की गहराई पर जाते हैं, 32 मीटर की गहराई पर अगर आप अंदर की ओर जाते हैं तो जो आपका टेम्परेचर है वह आपका 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। तो हमने क्या कहा कि अगर आप पृथ्वी के आंतरिक भाग में 32 मीटर की गहराई पर जाते हैं तो जो आपका टेम्परेचर है वह आपका 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऐसे आप करके देख सकते हैं कि अगर हम लोग 1 किलोमीटर की गहराई पर जाएंगे तो कितना ज्यादा हमारा टेम्परेचर बढ़ सकता है। तो देखिए, अब हमने टेम्परेचर वाले बात को तो कर लिया, लेकिन अब हमें एक और बात को जानना है कि जो तापमान वृद्धि का दर होता है वह आपके पृथ्वी के आंतरिक भाग के तुलना में क्या होता है कि ऊपर वाले भाग में अधिक होता है। क्यों, क्योंकि ऊपर वाले भाग में हम लोग क्या देखते हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाया जाता है, जिस कारण क्या होता है कि तापमान वृद्धि का दर आपके पृथ्वी के आंतरिक भाग की तुलना में यानी नीचे वाले भाग की तुलना में ऊपर वाले भाग में अधिक होता है। थोड़ा सा उसको पिक्चर से देख लेते हैं। पिक्चर अगर हम यहाँ पे आपको बनाना चाहें, देखिए, तो हमने क्या कहा कि जो तापमान वृद्धि का दर होता है, ये हमारा आपका मेंटल हो गया, ये हमारा सॉरी ये हमारा क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, कोर हो गया। तो हमने क्या कहा कि आपके तापमान वृद्धि का जो दर होता है वह हमारे पृथ्वी के ऊपर वाले भाग में ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं, और वहीं पे अगर तापमान वृद्धि का दर हम नीचे वाले भाग में कहें तो वह क्या होता है, उसके तुलना में कम होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, ठीक है। तापमान वृद्धि का दर, तापमान वृद्धि का दर निचले भाग की तुलना में, निचले भाग की तुलना में, भाग की तुलना में ऊपर वाले भाग में अधिक होता है, ऊपर वाले भाग में अधिक होता है, अधिक होता है, जिसका कारण है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का क्या होना, प्रेजेंट होना, जिसका कारण है, यहाँ पे लिख लीजिए, यहीं पे, जिसका कारण है, जिसका कारण है, यहाँ पे इसको ऐसे ठीक, जिसका कारण है रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की उपस्थिति, एलिमेंट्स की उपस्थिति, उपस्थिति, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि आपके पृथ्वी के ऊपर वाले भाग में तापमान वृद्धि का दर निचले भाग की तुलना में अधिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाया जाता है, और यहाँ पे बस इतना आप लिख लीजिए कि निचले भाग में तापमान वृद्धि का दर कम होता है, निचले भाग में आपके तापमान वृद्धि का दर, तापमान वृद्धि का दर कम होता है, कम
होता है। अब कम क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपका जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है वह इसके तुलना में कम पाया जाता है। ठीक है, तो अब हमारा टेम्परेचर हो गया क्लियर। अब आते हैं हम लोग अपने डेंसिटी पर, कि डेंसिटी हमारा कितना कैसे बढ़ता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपने डेंसिटी को लिखते हैं। देखिए हमारा दूसरा क्या है, आपका डेंसिटी, यानी हमारा हो जाएगा घनत्व। तो आपके क्रस्ट का हम लोग देखेंगे, फिर मेंटल का देखेंगे, फिर आपके कोर वाले का डेंसिटी देखेंगे कितना कैसे बढ़ता है। तो देखिए पहले यहाँ पे लिख लीजिए, ये हमारा क्रस्ट हो गया, क्रस्ट हो गया। एक हमारा मेंटल आ जाता है, मेंटल आ जाता है, और फिर हमारा लास्ट में कोर आ जाता है। तो देखिए जो आपके क्रस्ट का डेंसिटी होता है वह कितना होता है, तो आपके 2.5 से लेके 3 ग्राम मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। यानी हमारे क्रस्ट वाले भाग का अगर आपसे कोई डेंसिटी पूछेगा तो वह 2.5 से 3 ग्राम मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और आपसे मेंटल का कोई पूछेगा तो मेंटल का आपके 3.5 से लेके आपके 5 ग्राम मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और अगर आपसे कोई कोर का डेंसिटी पूछेगा तो वह कितना होता है, आपका 11 से लेके 15 ग्राम मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो आपका घनत्व है, यानी जो आपका डेंसिटी है, जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के सतह से केंद्र की ओर जा रहे हैं तो वह क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्रस्ट का 3 ग्राम मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब, आपके मेंटल का 5 ग्राम मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब, और आपके कोर का कितना हो गया, 11 से लेके 15 ग्राम मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब आता है हमारा तीसरा, तीसरा क्या आ जाता है आपका, आ जाता है प्रेशर, यानी दाब। दाब भी कैसे बढ़ता जाता है उससे भी थोड़ा सा लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे लिख लीजिए कि पृथ्वी के सतह से, पृथ्वी के सतह से जैसे जैसे केंद्र की ओर जाते हैं, केंद्र की ओर जाते हैं, जाते हैं, तो दाब बढ़ता जाता है। दाब क्या होता है, बढ़ता जाता है, दाब बढ़ता जाता है। और आपके दाब बढ़ने के कारण क्या होता है कि जो वस्तु का गलनांक होता है वह भी क्या होता है, बढ़ जाता है। और यही कारण है कि जो आपका इनर कोर होता है वह क्या होता है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। और यहाँ पे लिखिए, अतः दाब बढ़ने के कारण, अतः दाब बढ़ने के कारण, बढ़ने के कारण वस्तु का, वस्तु का गलनांक भी बढ़ जाता है, गलनांक भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखिए आपका दाब कैसे बढ़ता है, यानी जो आपका प्रेशर है वह कैसे बढ़ता है। थोड़ा सा आपको इंटरनल स्ट्रक्चर वाला पार्ट बनाना होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आपके पृथ्वी के आंतरिक भाग का आपका स्ट्रक्चर हो गया। तो हम लोग सबसे ऊपर क्या देखते हैं, क्या देखते हैं कि आपका क्रस्ट है, फिर आपका मेंटल है। यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, क्रस्ट, ये मेंटल हो गया, और ये आपका कोर हो गया। तो प्रेशर कैसे बढ़ता है, देखो ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट का प्रेशर कहाँ है, आपके मेंटल वाले पार्ट पे है। और जो मेंटल का प्रेशर है, दाब है, वह कहाँ पड़ रहा है, तो आपके कोर वाले पार्ट पर पड़ रहा है। तो ऐसे क्या हो रहा है कि हम लोग देख रहे हैं कि पृथ्वी के सतह से जैसे जैसे केंद्र की ओर आ रहे हैं तो जो आपका प्रेशर है, दाब है, वह क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। और दाब बढ़ने के कारण क्या हो रहा है कि जो हमारे वस्तु का गलनांक होता है वह भी क्या होता है, बढ़ जाता है। गलनांक का मतलब क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, यानी जिस तापमान पर कोई वस्तु गलने लगता है उसे गलनांक कहते हैं। ठीक है, तो इसी कारण क्या होता है कि जो हमारा इनर कोर वाला पार्ट होता है वह कैसा होता है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। तो देखिए आज इतना सारा हमारा टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब जो बाकी हमारा टॉपिक बचा है कि हमारे पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अध्ययन के जो हमारे दो सोर्स होते हैं, एक आपका डायरेक्ट सोर्स और एक आपका इनडायरेक्ट सोर्स। तो डायरेक्ट सोर्स में हमने माइनिंग तक कवर किया है, फिर आपका ड्रिलिंग एक बच गया है, उससे अगले क्लास में करेंगे। और फिर आपके इनडायरेक्ट सोर्स पे आएंगे, और फिर आपका क्रस्ट वाला भाग बहुत अच्छे से क्लियर होगा।
तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये आपको सेशन अच्छा लगा होगा और जैसा भी लगा होगा, जहाँ पर भी डाउट होगा, एक बार आप क्या कीजिएगा, कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है? तो सभी को जय हिंद, नमस्ते।